हेलो स्टूडेंट्स, O2IAS एकेडमी के चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये सारथी सीरीज़ चल रही है हिमाचल नायब तहसीलदार की प्रिपरेशन के लिए और इसमें हम लोग इंडियन इकॉनमी कवर कर रहे हैं। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, टाइप्स ऑफ इकॉनमीज़ एंड इन्फ्लेशन और उसके टाइप्स। ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे हमारे कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। मैंने पहले भी आपको बताया था कि देश में काफ़ी सारी कॉमन चैलेंजेस हैं, जिनमें इन्फ्लेशन एक था, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके बाद पॉपुलेशन है। इन बेसिक्स को कवर करने के बाद हम लोग बाकी पार्ट्स ऑफ इकॉनमी पे आगे चलेंगे। सो आज इस सीरीज़ में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट, जो सारथी सीरीज़ हम लोग कवर कर रहे हैं उसका एक कोर्स बना हुआ है O2IAS एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे। तो इस फ्री कोर्स में सारी पीडीएफ्स सिस्टमैटिकली फोल्डर्स में अरेंज्ड है, आप वहाँ से डाउनलोड करके इनको पढ़ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अभी टेस्ट जो है वो आपका काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो वी हैव HP नायब तहसीलदार पावर पैक, जिसमें लगभग 5000 क्वेश्चंस हैं जिनको आप अपने अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट इंक्लूड सेक्शनल टेस्ट्स हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट्स भी हैं, कुछ हिमाचल जीके के टेस्ट्स हैं, करंट अफेयर हैं, जो जो कंपोनेंट आपके पेपर में आने वाले हैं सबके एम्पल प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। जो हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज़ पॉवर्टी। पॉवर्टी होता क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी। तो एक सिंगल लाइन आप याद रख सकते हैं, दैट पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ डेप्रीवेशन ऑफ पीपल और इन सोसाइटी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिफाइन पॉवर्टी। क्या है गरीबी, क्या है? पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ डेप्रीवेशन इन विच जो लोग हैं वो अपनी बेसिक डिमांड्स तक को पूरा नहीं कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, रोटी, कपड़ा और मकान। ये भी नीड्स अगर अपनी पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो विल से इट की इट्स अ स्टेज ऑफ पॉवर्टी। मैटर ऑफ फैक्ट, अब ये जो कॉन्सेप्ट है और ब्रॉडर वे में समझा जाता है। इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल आस्पेक्ट। मल्टी डायमेंशनल क्या कि अगर भले ही आप ये 3 चीज़ें पूरी कर पा रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को या अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दिला पा रहे हैं, आप उनका अच्छा सेहत का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, आपका एक डिग्निफाइड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है, तब भी वो पॉवर्टी की कैटेगरी में आता है। तो काफ़ी सब्जेक्टिव डेफिनेशन है इसका। सो अगर पॉवर्टी को हमें एलिमिनेट करना है, एलिवेट करना है, तो सबसे पहले इसको क्वांटिफेबली या सर्टेन इंडेक्सेस और पैरामीटर्स के रूप में समझना पड़ेगा। और दूसरी बात, हम लोग अभी आप पॉलिसी बनाने की स्टेज तक नहीं पहुंचे कि आप पॉवर्टी एलिमिनेट कर देंगे, जैसे आप अभी तैयारी की स्टेज पे हैं। हमें सबसे पहले पेपर क्रैक करना है। पेपर क्रैक करने के लिए इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनकी संभावनाओं पे हमें थोड़ा सा स्टडी करना है। तो इसकी डेफिनेशन पे MCQ में क्वेश्चन बन पाना संभव नहीं है। इससे क्वेश्चन क्या बनता है कि इसको मेजर कैसे करते हैं, मेजरमेंट पे इसके क्वेश्चन आ सकता है पॉवर्टी चैप्टर के। दूसरा, इसके एस्टिमेट्स, जो भी एस्टिमेट्स रहे, वो किन किन लोगों ने क्या क्या एस्टिमेट्स लगाए, जो कमिटीज़ बनी, उन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पॉवर्टी लाइन क्या है, इससे के साथ जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट जैसे हेड काउंट रेशियो है, पॉवर्टी गैप इंडेक्स है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, या इंटरनेशनली जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी पॉवर्टी के साथ काफ़ी जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके की चीज़ों की टेक्निकलिटीज़ पे हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मोर ओवर हमने उन चीज़ों पे फोकस करना है। ये जो एस्पेक्ट्स रहेंगे स्कीम्स वगैरह के, ये हमें मेंस में लिखने लायक चीज़ें काम आएंगे, तो उनके हम लोग अलग से सेशन ले लेंगे। फिलहाल हम लोग हमारा जो लो हैंगिंग फ्रूट है प्रीलिम्स, उसमें जो रेलेवेंट चीज़ें उनका समझना है और साथ साथ थोड़े से बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करते रहने हैं फॉर द मेंस। तो 2 डेफिनेशन से शुरू करते हैं। पहला है जी एब्सोल्यूट पॉवर्टी और दूसरा है रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी वर्सेस रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है कि यहाँ पे हम लोग एक क्लियर पॉवर्टी लाइन ही डिफाइन कर देते हैं कि पॉवर्टी लाइन इन दी फॉर्म ऑफ इनकम और समथिंग, कि फॉर एग्जांपल हमने बोला 1500 रुपीज़, तो दिस इज़ अ पॉवर्टी लाइन कि एक पर्सन जिसकी इनकम एक महीने में 1500 रुपये है वो गरीब नहीं है, जिसकी इससे कम है वो गरीब है। तो जो 1501 पे है वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, 1499 पे है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, समथिंग लाइक दिस। तो इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी। हमारे जैसे देशों में ज़्यादातर ये जो पॉवर्टी लाइन है यही हम लोग डिस्कस करते हैं, बिकॉज देयर आर बहुत बड़ा लार्ज स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी है जो इस लाइन के नीचे है, और उनमें उनके जीवन में सुधार करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है। फिर हम लोग मेजर करने की कोशिश करते हैं कि हमारे द्वारा बनाई गई पॉलिसी से कितने लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर जीवन यापन कर रहे हैं या कितने लोग अभी भी नीचे। इस पर्पज से इस लाइन का यूज़ होता है। अब इसको बनाने के लिए वो बास्केट डिसाइड करी जाती है
कि कौन सी ऐसी आइटम्स है, कौन सी ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो बहुत इसेंशियल हैं जीवन यापन करने के लिए, रोटी कपड़ा मकान हेल्थ एजुकेशन, वो एक बंदे को परचेज करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए कितने पैसे की आवश्यकता है, उस हिसाब से इस पॉवर्टी लाइन को बनाया जाता है। वो कैसे बनी, किन लोगों ने बनाई, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसके द्वारा नापी गई, इसके द्वारा मापी गई, एस्टिमेट की गई पॉवर्टी को हम बोलेंगे कि दिस आर द एब्सोल्युटली पुअर पीपल। अब ये हालात वेस्ट की कंट्रीज़ में या डेवलप्ड कंट्रीज़ में नहीं है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या होता है कि वहाँ सभी के पास ये पांचों चीज़ों को एक्सेस है, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन हेल्थ, वो सारा काम उनकी वेलफेयर स्टेट्स कर रही हैं और काफ़ी टाइम से वो डेवलप्ड इकॉनमीज़ हैं, तो ये चीज़ें अचीव हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। तो अगर वहाँ पे हमें पॉवर्टी का मेजरमेंट करना है तो दिस इज़ द रिलेटिव पॉवर्टी कॉन्सेप्ट। वो कैसे मेजर करी जाती है? इन रिलेशन टू द रिच पीपल ऑफ द कंट्री। इन अदर वर्ड्स कि हम लोग कंसिडर कर लेंगे कि लोअर स्ट्रेटा, जो लोअर इनकम ग्रुप हैं, जो भी लोअर इनकम स्ट्रेटा ऑफ द कंट्री है, दे विल बी कंसिडर्ड बिलो द पॉवर्टी लाइन। वो एक सर्टेन एक फार्मूला होगा कि लोअर 10%, लोअर 20%, लोअर 25% इनकम जिनकी है, दे विल बी कंसिडर्ड रिलेटिवली पुअर इन कंपैरिजन टू दी अपर इनकम ग्रुप्स ऑफ द कंट्री। तो रिलेटिव, ये भारत का कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी कि इंडिया जैसी डेवलपिंग नेशंस में ये काम नहीं आएगा, वो वेस्ट जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे काम आता है। ठीक, ये हुआ। अब चलते हैं आगे। अब दूसरी बात की सीधा सीधा क्वेश्चन वाइज ही हमें जाना है कि पॉवर्टी एस्टिमेट्स देश में कौन करता था या कौन करता है, उन चीज़ों को हमें बेसिकली देखना है। तो देखिए, पॉवर्टी एस्टिमेट्स पे कई बार आपके पेपर में क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो HAS का पेपर हो, चाहे वो एलाइड का पेपर हो या NT का पेपर हो। यहाँ पे क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है और यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन आता है। जैसे पॉवर्टी एस्टिमेट्स लगाने वाली बॉडी इनिशियली कौन सी थी? तो इनिशियली था, इट वाज प्लानिंग कमीशन, वाज अ नोडल एजेंसी, जिन्होंने पॉवर्टी एस्टिमेट करनी थी कि देश में पॉवर्टी है कितनी, और फिर वो उसके बाद वो अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग्स उसके अकॉर्डिंगली करते थे या मेजरमेंट्स करते थे कि इकोनॉमिक प्लानिंग का फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। आज देखो, प्लानिंग कमीशन तो हमारे पास है नहीं, इट्स अ डिफंक्ट। राइट नाउ एक बॉडी बनी है, कौन सी बनी है जी? दैट इज़ नीति आयोग। तो आज ये जिम्मा है किसके पास? नीति आयोग के पास, कि देश में जो पॉवर्टी एस्टिमेशन है वो आप लोगों ने करना है। उनकी एक अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स है जो अभी फंक्शनिंग है, वो पॉवर्टी एस्टिमेट्स पे काम कर रहे हैं। एक और कॉन्सेप्ट वो ये है कि पॉवर्टी एस्टिमेट करते कैसे हम लोग, क्या? तो उसमें सिंपली जैसा मैंने आपको बताया कि एक बास्केट बनेगी, एक बास्केट, एक इमेजिनरी बास्केट, कि भाई कौन कौन सी इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज है जो आपने कंज्यूम करनी है, उनको अगर आपने खरीदना है उस हिसाब से उस देश में इन्फ्लेशन वगैरह वगैरह उन टाइम्स में, तो कितने पैसे आपको चाहिए होंगे एक महीने में उसे खरीदने के लिए, उसको पॉवर्टी लाइन कंसिडर किया जाता था। तो कितना कि जो पर्सन मंथली इतना एक्सपेंडिचर करता है अपना कंजप्शन में, एक्सपेंडिचर बेसिस पे, कि जो पर्सन 1500 रुपया 900 रुपया 800 रुपया जितना उन्होंने माना वो एक्सपेंडिचर कर पा रहा है, इट मीन्स कि वो गरीब नहीं है, उसकी जेब में पैसे हैं। तो ऐसे हम लोग इसको कंसिडर करते थे। धीरे धीरे इसमें और डेटा सेट्स आने लगे, NSSO वगैरह का डेटा आने लगा, तो जो एस्टिमेशंस है वो रिवाइज होती गई एंड मल्टीपल कमेटीज, मल्टीपल मेथडोलॉजीज यहाँ पे डेवलप करेगी। और आपका काम नहीं है कि हर एक बंदे की मेथडोलॉजी पे जाना, हमें जैसे से क्वेश्चन आते हैं हम वैसी तैयारी करके जाएंगे। तो हमें नॉर्मली उन लोगों का नाम पता होना चाहिए, उनका पॉवर्टी लाइन का एक बेसिक थीम पता होना चाहिए कि किस बिहाफ पे उन्होंने डिसाइड करी है। एक और चीज़, ये जो पॉवर्टी एस्टिमेट्स हमारे देश में लगाए जा रहे हैं अभी भी, जैसे हम कहते हैं कि देश में ना 29.5% जो लोग हैं दे आर लिविंग अंडर पॉवर्टी, ये सरकारी आंकड़ा है। ये 29.5% या इसके पहले के जो एस्टिमेशंस रहे हैं वहाँ पे हम लोग एक ब्रॉडर माइक्रो इकोनॉमिक लेवल का आंकड़ा देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन नहीं करी जाती है, आइडेंटिफिकेशन नहीं करते ये एस्टिमेट कमेटीज़ की कौन गरीब है, कितने गरीब हैं हम जानते हैं, टोटल की इतने पॉपुलेशन है, कितने जी 45 करोड़ लोग गरीब हैं, यस इतने हैं, बट कौन कौन लोग गरीब हैं आइडेंटिफिकेशन करना ये एस्टिमेट कमेटीज़ का काम नहीं है। आइडेंटिफिकेशन लेट जाके शुरू हुआ और ये काम किसका है? दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इन्होंने वो रूरल पुअर जो BPL कार्ड्स थे, बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन करने शुरू करा और उनको टारगेटेड स्कीम्स जो है वो सरकार के द्वारा चलाई गई। दीज आर द टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर हाउस होल्ड्स इन इंडिया। तो वो अलग अलग लोगों का काम है, इसको अकॉर्डिंगली आपने समझना है। तो पहले हम लोग फर्स्ट पे जाते हैं, वो क्या है जी? पॉवर्टी मेजरमेंट्स कब से शुरू हुए। देखो 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग से ही भारत में
पॉवर्टी एस्टिमेट्स लगने स्टार्ट हो गए थे और सबसे ऑथेंटिक जो सबसे पहला पॉवर्टी एस्टिमेट था वो दादा भाई नौरोजी ने अपनी बुक में बताया, जिस बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। इन्होंने पॉवर्टी एस्टिमेट्स करे, उसके बाद जो प्लानिंग कमेटीज़ बननी शुरू हुई 1930s के दशक के बाद, तो उनमें से नेशनल प्लानिंग कमेटी जो 1938 में बनी थी, उन्होंने भी पॉवर्टी लाइन डिसाइड करी कि 15 से 20 रुपये पर कैपिटा पर मंथ जिसका एक्सपेंडिचर है वो गरीब नहीं है और दूसरे वाले गरीब हैं। 1944 में जो बॉम्बे प्लान आया, उन्होंने भी एक ईयरली पॉवर्टी लाइन डिसाइड करी थी, दैट वाज 75 रुपीज़, यानी कि एक साल में जो 75 रुपीज़ का कंजप्शन कर रहा है, इट मीन्स कि वो उसकी सारी नीड्स पूरी हो रही हैं, बिकॉज इतने पैसों में सब कुछ आ जाता था। ये था प्री इंडिपेंडेंस मेजरमेंट। इसके बाद आज़ादी के बाद हमने वर्किंग ग्रुप ऑफ प्लानिंग कमीशन 1962 बना, जिन्होंने एक सर्टेन सेट ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स के बेसिस पे रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी लाइंस को बताया। अब आपको बता दूं कि इनका रट्टा मत मारिएगा, इनका रट्टा मारने का कोई फायदा नहीं है, जस्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, गो थ्रू करना, ऐसा पेपर में नहीं आता। जस्ट क्रोनोलॉजिकली आपको बताओ कि 1962 में एक वर्किंग ग्रुप बना जिन्होंने ऐसा काम करा। अपार्ट फ्रॉम दैट 1971 पहला सिस्टमैटिक असेसमेंट ऑफ पॉवर्टी आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया, दैट इज वीएम दांडेकर एन राथ ने पॉवर्टी असेसमेंट किया ऑन द बेस्ड ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे का जो डेटा आता है उनके बेसिस पे 1971 में पहला ऐसा एस्टिमेट देश के सामने आया जो सिस्टमैटिकली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू किया गया था। ये नाम काफ़ी ज़्यादा जरूरी है पॉवर्टी एस्टिमेट्स को लेके। अपार्ट फ्रॉम दैट सीक्वेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नई नई कमेटीज बनती गई और उनकी डिफरेंट मैथडोलॉजीज आती रही। फॉर एग्जाम्पल टास्क फोर्स बना 1979 में डॉक्टर वाई के अलग के अंडर। वाई के अलग ने 1979 में अर्बन एरियाज़ के लिए अलग और इंडियन रूरल एरियाज़ के लिए अलग अलग पॉवर्टी लाइन बास्केट्स को डिफाइन किया, जिनमें उन्होंने कैलोरीफिक इनटेक पर डे के हिसाब से उनकी मॉनेटरी वैल्यू बताई कि रूरल एरियाज़ में रहने वाला बंदा 2400 कैलोरीज पर कैपिटा पर डे कंज्यूम करेगा और अर्बन एरियाज़ में 2100 के कैलोरीज कंजप्शन करी जाएंगी पर डे। तो इस बिहाफ पे उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है वो क्या रहेगी, दैट विल बी अ पर मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर पॉवर्टी लाइन फॉर अर्बन एरियाज फॉर रूरल एरियाज। ये आपके HPAS में एक बार पेपर में आ भी चुका है, तो प्लीज़ इस तरीके के फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे ध्यान दीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट 1993 में लक्कड़ वाला पैनल बना। उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग ऑल इंडिया पॉवर्टी लाइन बना रहे हैं, लेकिन देयर आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टेट्स एज वेल। हर एक स्टेट के अपने अपने एस्पेक्ट्स हैं, तो हमें स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन बनानी चाहिए यूजिंग फिशर इंडेक्स। तो ये बात याद रखिएगा कि इंडिया में स्टेट स्पेसिफिक जो पॉवर्टी लाइन है वो किस पैनल के द्वारा रिकमेंड करी गई थी। बाकी चीज़ें चाहे ना भी ध्यान में रखेंगे तो चल जाएगा। तो ये स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन बनाते हुए उन्होंने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो इन्फ्लेशन का इंडिकेटर है, जो हमने पिछली दफ़ा पढ़ा, एग्रीकल्चर लेबर वाला रूरल एरिया के लिए और इंडस्ट्रियल वर्कर वाला अर्बन स्पेसिफिक जो पॉवर्टी लाइन है, इसको अकाउंट में लिया गया। इन्फ्लेशन वॉज टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल दिस पैनल वाज प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट फॉर पॉवर्टी एस्टिमेट इन 1993। ये 2-3 फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट सुरेश तेंदुलकर पैनल बनता है जी, एक्सपर्ट ग्रुप अंडर सुरेश तेंदुलकर इन 2005। तो इन्होंने कुछ चेंजेस करे रेफरेंस पीरियड में, जो वो क्वेश्चनेयर पूछते हैं ना NSSO वाले लोगों के घरों में जाके कि भाई पिछले 30 दिन में याद करिए कि आपने आटा कब खरीदा, आपने कपड़े कब खरीदे। तो वो 30 डेज की जगह यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड की जगह उन्होंने मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड का जो कॉन्सेप्ट है वो सुरेश तेंदुलकर ने इंट्रोड्यूस करा। दे ऑल्सो इंक्लूडेड दी जो प्राइवेट हेल्थ और एजुकेशन पे खर्चा होने लग गया है, इसको भी कंसिडरेशन में लिया गया इस पर्टिकुलर कमेटी के द्वारा। तो ये 1-2 इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। इस पैनल ने एक पॉवर्टी लाइन डिसाइड करी और उसके हिसाब से इन्होंने बोला कि देश में लगभग 21% लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज एक्सपर्ट ग्रुप सी रंगाराजन पैनल जो 2012 में बना, यानी कि दिस इज द लास्ट पैनल ग्रुप जिसके रिकमेंडेशन को आज हम ऑफिशियल आंकड़ा मानते हैं। इसके बाद वाले जो पैनल है वो भी ऑन गोइंग है, उनका कोई आंकड़ा एज एन सच आया नहीं है हमारे पास। तो इन्होंने भाई साहब ने क्या बोला कि कैसे करेंगे जी, पर कैपिटा मंथली एक्सपेंडिचर रूरल एरियाज में अगर 972 रुपीज़ है और अर्बन एरियाज में अगर 1407 रुपये है तो वो होगी पॉवर्टी लाइन। यानी कि जो रूरल एरिया में रहने वाला बंदा 973 रुपीज़ एक्सपेंडिचर कर रहा है और अर्बन एरियाज में 1407 या 1408 रुपये एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। इससे नीचे वालों को अपलिफ्ट करने की आवश्यकता
होता है। और ये काम पहले सुरेश तेंदुलकर जो पैनल आया था उन्होंने एक ही बना दिया था, रूरल अर्बन को कंबाइन करके, इन्होंने दोबारा से उसको अलग कर दिया। तो यानी कि फ्लिप फ्लॉप होता रहा है। इफ़ यू लुक फॉर द प्रीवियस पैनल्स, तो हर एक में कुछ ना कुछ अपने चेंजेस करे गए हैं। जैसे यहाँ पे वो रूरल अर्बन का अलग था, वाई के अलग के अंडर पॉवर्टी लाइन बास्केट थी। लक्कड़ वाला पैनल आया, उन्होंने बोला कि ऑल इंडिया तो चलो ठीक है, वो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा, हम स्टेट स्पेसिफिक करेंगे, हर एक स्टेट का अपना रूरल अपना अर्बन पॉवर्टी लाइन। सिमिलरली एक्सपर्ट ग्रुप जो सुरेश तेंदुलकर के द्वारा आया, उन्होंने रूरल अर्बन का डिफरेंस ही खत्म कर दिया। उन्होंने जो रेफरेंस पीरियड था उसको चेंज करा और हर सेक्टर के लिए एक ही पॉवर्टी लाइन यहाँ पे डिवाइड करेगी। इसके बाद एक्सपर्ट पैनल जो सी रंगाराजन पैनल है, इन्होंने दोबारा वो पुराना सिस्टम रिज्यूम कर दिया कि रूरल एरियाज़ के लिए अलग और अर्बन एरियाज़ के लिए अलग से पॉवर्टी लाइन होगी, विच इज़ लाइक 1407 रुपये, 972 रुपये। ये आप याद भी कर सकते हैं, बाकी पिछले आंकड़े याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब कैसा है इसके हिसाब से, इस सरकारी आंकड़े के हिसाब से 30.9% लोग रूरल पॉपुलेशन और 26.4% अर्बन पॉपुलेशन इज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। कब? अकॉर्डिंग टू दी 2011-12 जो इन्होंने बनाया था। सो ऑल इंडिया रेशियो इज 29.5%। दैट वाज एन ऑफिशियल एस्टिमेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद करंट सिनेरियो क्या है? रंगाराजन पैनल जो है वो उसकी आंकड़े हम लोग अभी मान रहे हैं और एनडीए सरकार ने इस रिपोर्ट को बोला कि नहीं, इसमें बहुत सारे फ्लॉज थे। एंड राइट नाउ अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स गवर्नमेंट ने फॉर्म की हुई है, काफ़ी टाइम से फॉर्म की हुई है। ये नई पॉवर्टी लाइन डिसाइड करेंगे देश में, जब कर देंगे तो पढ़ लेंगे, ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम दिस जो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स है उस पर भी नीति आयोग अपना एक इंडेक्स बनाने की कोशिश कर रहा है। तो दैट्स द वर्क इन द प्रोग्रेस। जो उसमें अपडेट्स आती रहेंगी, अगर आ भी जाएँ तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसको अपडेट करते रहेंगे। पेपर तक तो आएंगे नहीं, दोबारा अगर पढ़ रहे होगे तो हो सकता है कुछ हो जाए, ठीक है जी। तो ये तो बात हुई पॉवर्टी मेजरमेंट, पॉवर्टी एस्टिमेशन की, और इसके साथ जो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं उनका मैंने एक रफ सा आइडिया आपको दिया। अब हम आगे बात करते हैं कुछ और इसके साथ जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजीज जिन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो क्या है जी? पहला आता है हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो क्या होता है? इट्स अ प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट एग्जिस्ट्स बिलो पॉवर्टी लाइन। ऐसी पॉपुलेशन जो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रही है उनका एक रेशियो है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑफिशियल आंकड़ा मानूं तो 29.5% इंडिया का हेड काउंट रेशियो है, अगर हम उस रिपोर्ट को सच मान, ठीक। ये है हेड काउंट रेशियो। उसके बाद आता है इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। ये ना इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन देता है वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब वर्ल्ड बैंक की अगर मैं इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन को मानता हूं तो दे डिफाइंस अ पर्सन एज एक्सट्रीमली पुअर इफ शी इज लिविंग ऑन लेस देन 1.9 इंटरनेशनल डॉलर्स पर डे। माने $1.9 पर पर्सन पर डे अगर वो एक्सपेंडिचर कर रहा है तो वो क्या है जी? पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, ऐसा मानना है वर्ल्ड बैंक का। लेकिन ये अगर हम लोग इंडियन मार्केट्स के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें अकाउंट में ली जाती हैं। फॉर एग्जांपल हमारा ये अमाउंट जो है इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट होना चाहिए। ये हमारी जो परचेजिंग पावर पैरिटी है उसके साथ एडजस्ट होना चाहिए, बिकॉज अमेरिका में $1 की जो परचेजिंग पावर है उसके इक्वल 70 रुपये की, जो कि अब प्रेजेंटली अगर मैं एक्सचेंज रेट की बात करूँ 70-75 रुपीज़ की, तो प्रेजेंटली 75 रुपीज़ की परचेजिंग पावर इंडिया में ज़्यादा है। तो वाइल इस पॉवर्टी लाइन को हम लोग कंपेयर करते हैं तो इन दो चीज़ों को अकाउंट में रखा जाता है। क्या वो लिखा है? इन्फ्लेशन एंड प्राइस डिफरेंसेस को वी टेक इन अकाउंट। परचेजिंग पावर पैरिटी दोबारा बता देता हूँ, इट इज़ अ परचेजिंग पावर ऑफ एनी करेंसी गिवन इन अ कंट्री। अगर मैं उनको कंपेयर करता हूँ तो उस बिहाफ पे हम लोग रियल इकोनॉमीज वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं। जैसा मैंने बोला कि $1 यूएसए में क्या क्या चीज़ें परचेज कर सकता है, उसके इक्वल अगर 75 रुपीज़ इंडिया में क्या क्या चीज़ें परचेज कर सकते हैं, उनकी कंपैरिजन वैल्यू परचेजिंग पावर पैरिटी है। तो ऑब्वियसली इंडियन रुपी की जो परचेजिंग पावर है वो ज़्यादा है। तो आगे चलते हैं जी। आगे है पॉवर्टी गैप इंडेक्स। पॉवर्टी गैप इंडेक्स क्या करता है? ये इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी को मेजर करता है। जैसा हमने पिछली दफ़ा देखा कि हम एक पॉवर्टी लाइन डिसाइड कर रहे हैं कि 1407 रुपये से नीचे वाले जो लोग हैं, चाहे वो 1406 रुपये पे बैठा है, चाहे वो 14 रुपये पे बैठा है, वो सारे के सारे दे विल बी कंसिडर्ड इनटू अ सेम कैटेगरी, और इसके ऊपर वाले दे विल बी कंसिडर्ड इनटू अ सेम कैटेगरी। हमें नीचे वालों की इंटेंसिटी का पता नहीं है कि कोई गरीब है तो वो कितना गरीब है, क्या वो यहाँ इस स्टेज पे आता है या उसके पास बिल्कुल ही खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो हमें उसकी अगर इंटेंसिटी को देखना है तो वो पॉवर्टी गैप इंडेक्स के थ्रू देखा जा सकता है। तो क्या वो कैलकुलेट करता है कि ऑन एन एवरेज एक पुअर पर्सन कितना दूर है
अपनी वो पॉवर्टी लाइन को क्रॉस करने से। ठीक, इसको अगर और बेटर तरीके से समझेंगे तो वो समझाया हमने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, जिसने इसको रिप्लेस कर दिया पॉवर्टी गैप इंडेक्स को। तो जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, जिसको हम MPI कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। यही आजकल हमारे पॉवर्टी इंटेंसिटी को मेजर करने का एक इंटरनेशनल तरीका है, जिसको नीति आयोग भी खुद से रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहा है। दैट इज ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये लोग मिलके अपनी जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसके साथ, जिसमें वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जैसे जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जैसे इंडेक्सेस आते हैं, उसके साथ ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी पब्लिश करते हैं। अब ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 3 कैटेगरीज के कुछ 10 इंडिकेटर्स में बाकी जो पुअर पॉपुलेशन है उनको कंपेयर करता है, और फिर हम कंट्रीज़ को रैंक करते हैं कि कितने जो परसेंटेज लोग हैं यहाँ पे मल्टी डायमेंशनली पुअर है। अब अगर यहाँ बात करी जाए इंडिकेटर्स की, तो पहला इंडिकेटर है हेल्थ, दूसरा है एजुकेशन और तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब मल्टी डायमेंशनल में हमें ये देखना है, अब पॉवर्टी लाइन क्या करती थी कि भाई इन तीनों का खर्चा क्या है, जो लोग इतना कंजप्शन कर रहे हैं तो दे आर लाइक ओके, ठीक है, वो पुअर नहीं है, और जो नहीं कर रहे हैं दे आर पुअर। अब कितने पुअर है, कौन सी चीज़ें मिल रही हैं, कौन सी नहीं मिल रही है, वो हमें यहाँ पे पता लगेगा। तो वो क्या है, अगर हेल्थ में है तो चाइल्ड मोर्टेलिटी, न्यूट्रिशन, 2 फैक्टर्स आ जाते हैं। अगर एजुकेशन है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, ये आ जाता है। और सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कि क्या कुकिंग फ्यूल का एक्सेस है, सैनिटेशन का एक्सेस है, ड्रिंकिंग वाटर सेफ मिलता है या नहीं मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है या नहीं है, हाउसिंग घर है या नहीं है, एसेट्स घर में एसेट्स वो टीवी, फ्रिज, टेलीफोन, कंप्यूटर एटसेट्रा, इनका एक्सेस है या नहीं है। अगर कोई पर्सन इनमें से, इन 10 इंडिकेटर्स में से किन्हीं 3 का एक्सेस भी उसके पास नहीं है, तो ही विल बी कंसिडर्ड मल्टी डायमेंशनली पुअर। और ये 3 क्या होगी, ये डेप्रीवेशन कट ऑफ्स होगी। हर एक में एक डेप्रीवेशन कट ऑफ जो है वो हमारी नोडल एजेंसी देती है, जैसे अपने देश में वो नीति आयोग देगा। तो उसका डेटा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे या डिफरेंट सर्वेज के थ्रू कलेक्ट करके ये इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट करा जाता है, जिसको इंडिया थोड़ा सा अपोज करता है कि नहीं, ये उन मेथड से करते हैं जो हमारे साथ रिलेट नहीं करते। तो नीति आयोग इज द एजेंसी एंड दे आर ट्राइंग कि हम लोग अपना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिकंस्ट्रक्ट करें। अकॉर्डिंग टू पिछले वाला ग्लोबल MPI, भारत जो है वो 66 रैंक पे था आउट ऑफ 109 डेवलपिंग कंट्रीज़। ये सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ के बिहाफ पे ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज डेवलप्ड कंट्रीज़ में इस तरीके के बुरे हालात होते नहीं हैं। ठीक है जी। तो अपार्ट फ्रॉम दिस एक और इंडेक्स, दैट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की कितने लोग भूख से पीड़ित हैं या माल न्यूट्रिशन से पीड़ित हैं, इसको मापने के लिए इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट USA के द्वारा स्टार्ट किया गया था। 2017-18 ऑनवर्ड्स IFPRI इससे पीछे हट गया, और अब ये सिर्फ कुछ यूरोपियन NGO जैसे कि कंसर्न वर्ल्ड वाइड, वेल्ट हंगर लाइफ, ये इसको पब्लिश करते हैं। किन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली पब्लिश किया जाता है, तो सबसे पहला 4 इंडिकेटर्स हैं, चारों के चारों आपको पता होने चाहिए। प्रोपोर्शन ऑफ अंडर नॉरिश्ड एज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन है जो अंडर नॉरिश्ड है। प्रोपोर्शन ऑफ द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 सफरिंग फ्रॉम वास्टिंग, वास्टिंग यानी कि उनकी हाइट के हिसाब से उनकी वेट जो है वो प्रॉपर नहीं है, अंडर वेट चिल्ड्रन आप कह सकते हैं। प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 सफरिंग फ्रॉम स्टंटिंग, स्टंटेड बच्चे, स्टंटेड कौन होते हैं, ओवरऑल जो रिड्यूस्ड ग्रोथ है, उनकी प्रॉपर हाइट, उनकी एज के हिसाब से उनकी हाइट ठीक नहीं है, तो दुबले पतले बच्चे, हाइट में छोटे बच्चे। और मोर्टलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 5 की कितने बच्चे हैं जो 5 साल की एज अटेन करने से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। इन 4 पैरामीटर्स के बेसिस पे इंडेक्स बनाया जाता है, कंट्रीज़ की परफॉर्मेंस कंपेयर करी जाती है, फिर उनको रैंक करा जाता है। और इस सेंस में इंडिया का जो रैंक है 101 आया है, 101 आउट ऑफ 116 कंट्रीज, इवन बिहाइंड द कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो वहाँ पे थोड़े से हालात ख़राब है ना। हमारा बॉर्डर कंट्रीज भी आप देखोगे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ से ठीक परफॉर्म कर रहे हैं, और हम इन पैरामीटर्स पे लैग कर रहे हैं। तो इनमें ठीक चीज़ें ठीक करने के लिए भारत में वो पोषण अभियान या जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है या ICDS प्रोग्राम है, वो काफ़ी सारे मिशंस पैरेलली चल रहे हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि पोषण अभियान के क्या क्या टारगेट्स हैं और वो कैसे उनको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। बट डिस्पाइट हैविंग दीज स्कीम्स, अभी भी हमारा जो इंटरनेशनल पैरामीटर्स पे जो रैंक है वो इम्प्रूव नहीं हुआ है। ठीक, सो दिस वाज ऑल रिलेटेड टू पॉवर्टी, और इसके साथ जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज जुड़ी हुई थी, अगर मैं इसकी क्विक समरी देता हूँ पूरे चैप्टर की, तो आप 5 मिनट में देख सकते हैं कि मुझे याद क्या करना है। डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी है। अगर इस चैप्टर की समरी देखते हैं हम लोग,
तो हमने पढ़ा एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी में डिफरेंस, जो आप समझते हो, एक जो है वो हमारे वाले गरीब देशों में और एक अमीर देशों में कंपेयर करा जाता है। पॉवर्टी एस्टीमेट्स में पहले प्लानिंग कमीशन करता था, आजकल नीति आयोग करता है। ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। और पुराने एस्टीमेट्स जब से शुरू हुए हैं तो दादा भाई नौरोजी की बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसके बाद नेशनल प्लानिंग कमेटी एंड बॉम्बे प्लान ने ये काम करा। आफ्टर दैट आज़ादी के बाद प्लानिंग कमीशन का वर्किंग ग्रुप बना 1962 में। वीएम दांडेकर और एन रात ने सबसे पहला सिस्टमेटिक असेसमेंट करा पॉवर्टी का। उसके बाद वाई के अलग ने जो है वो टास्क फोर्स बनी थी उनके अंडर, उन्होंने पॉवर्टी लाइन बास्केट का कॉन्सेप्ट बनाया। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सपर्ट पैनल 1993 में जो बना लकड़ वाला पैनल, उन्होंने ऑल इंडिया पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट रिजेक्ट करते हुए अब स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन डिफाइन करा। अपार्ट फ्रॉम दैट सुरेश तेंदुलकर जो थे वो मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड था और उन्होंने यूनिफॉर्म बास्केट दी रूरल और अर्बन के लिए। और एट लास्ट द सी रंगाराजन पैनल, इन पे मैचिंग क्वेश्चन बन सकता है। सी रंगाराजन पैनल के बारे में हमने देखा कि किस तरीके की ओवरऑल पॉवर्टी लाइन बास्केट्स इन्होंने दोनों अर्बन एंड रूरल के लिए दी, और 29.5% इज अ हेड काउंट रेशियो, जिसका डेफिनेशन मैंने आपको बताया हेड काउंट रेशियो का, है ना। फिर वो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन $1.9 पर पर्सन पर डे, और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उनका $1.5 पर पर्सन पर डे पॉवर्टी लाइन है इनके द्वारा मानना। तो उनकी एक पॉपुलेशन है। पॉवर्टी गैप इंडेक्स, पॉवर्टी रेशियो जो बात करते हैं। उसके बाद हमने ग्लोबल हंगर इंडेक्स हमने अभी देखा है। एंड आफ्टर दैट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसमें हमने 3 पैरामीटर्स के 10 सब इंडिकेटर्स देखे, और उनमें जिन लोगों को 3 तक भी नहीं मिलते हैं दे आर कंसिडर्ड मल्टी डायमेंशनली पुअर। इस बिहाफ पे भारत का जो रैंक है वो 66 आउट ऑफ 109 कंट्रीज आया है। ठीक, तो दिस इज द इंफॉर्मेशन जो हमने अब तक पढ़ी, और इससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अगला, अब हमने पॉवर्टी को कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट में जो हमारे एग्जाम में जिन चीज़ों पे क्वेश्चन आने की संभावना है उन पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। तो वो क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट के ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स पे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या इसके साथ जुड़ी हुई कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं उन पे ज़्यादा सवाल पूछ लिया जाता है। अगर आप आपके पेपर के हिसाब से देखते हैं तो अगर वेज टू मेजर एम्प्लॉयमेंट एंड फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस कॉजेज़ क्या हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, या नेचर क्या है, ये चीज़ें थोड़ी सी मेंस पर्सपेक्टिव में जाके आपको रीड करनी है। तो हम लोग प्राइमरली प्रीलिम्स फैक्टर के एस्पेक्ट्स को ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे इस वाले टॉपिक में। सबसे पहले अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट के स्टेटस पे देखते हैं तो एवरी 6th पर्सन इन द वर्ल्ड इज इंडियन एंड एवरी 3rd पुअर पर्सन इन द वर्ल्ड इज ऑल्सो एन इंडियन। इट एक्सप्लेन्स द वेरी मच कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉवर्टी एज वेल एज द अनएम्प्लॉयमेंट। दोनों ही समस्याएं, चाहे वो पॉवर्टी है चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो देश में धीरे धीरे एक्सपैंड कर रही हैं और प्रॉब्लम्स जो है बढ़ती जा रही है। अगर आप इंडियन इकोनॉमिक प्लानर्स की बात करेंगे तो 5th 5-year प्लान ऑनवर्ड्स हम लोग बार बार यही मोटिव लेके आ रहे हैं कि देश से पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को हटाना है। तो डायरेक्टली कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स कि जैसे नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट को कैसे डिफाइन करा है वो आपको देखना है कि एक इंडिविजुअल के एक्टिविटी स्टेटस क्या हो सकते हैं। पहला कि वो वर्किंग स्टेटस है, वर्किंग किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो ही विल बी कंसिडर्ड एम्प्लॉयड। अगर सीकिंग और अवेलेबल फॉर द वर्क तो उसको हम लोग कहेंगे अनएम्प्लॉयड, कि वो काम करना चाहता तो है लेकिन काम करने के लिए एज ऑफ नाउ उसको काम मिल नहीं रहा या ही इज लुकिंग फॉर वर्क, तो वो अनएम्प्लॉयड है। तीसरा स्टेटस क्या है कि नीदर सीकिंग नोर अवेलेबल फॉर द वर्क, कि या अवेलेबल भी नहीं है और वो चाहता भी नहीं काम करना, वॉलंटरली वेला रील्स देखना चाहता है, तो वो है तीसरा इंडिविजुअल। यानी कि 3 स्टेटस हो सकते हैं। अब हमें देखना क्या है कि लेबर फोर्स किसको कहते हैं। लेबर फोर्स क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं, ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं, काम की ढूंढ रहे हैं, काम की तलाश में, दे आर कंसिडर्ड लेबर फोर्स। एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, कितनी लेबर फोर्स में मेरे लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, इट इज़ कंसिडर्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट, है ना। अनएम्प्लॉयड वर्कर्स डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स मल्टीप्लाइड इंटू 100 इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट। यही रेट है जिसको लेके हम लोग बहुत बार चिंता व्यक्त होती देखते हैं न्यूज़पेपर्स में। तो इसको जरा ध्यान दीजिएगा कि देयर इज़ अ कंपोनेंट, ऐसा नहीं कि हम लोग टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर लेते हैं, ये कई बार आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि अनएम्प्लॉयड वर्कर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। नो,
यहाँ पे हम लोग वर्किंग एज पॉपुलेशन में कितने लोग तो लेबर फोर्स का पार्ट है और कितने लोग जो हैं उनमें से अनएम्प्लॉयड है, जिनको काम नहीं मिल रहा, दैट इज अ अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब हम फॉर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, आप इनको टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं। तो यहाँ से कई बार प्री में क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है कि ये किस फॉर्म की अनएम्प्लॉयमेंट है। नॉर्मली यहाँ से जो इंपॉर्टेंट है दैट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है, या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है। एक दो अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स है जिन पे क्वेश्चन देखे गए हैं, वो दोबारा भी आ सकते हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे। सबसे पहला तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज़ अ नेशनल वेस्ट ऑफ ह्यूमन एनर्जी। ऐसे लोग जो बिल्कुल फ्री बैठे हैं, काम करना नहीं चाहते, तो इसको कहेंगे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अब अपने भारत देश में तो ये लेबर फोर्स का पार्ट ही नहीं कंसिडर किए जाते, तो हमारे यहाँ पे इनको एम्प्लॉयड ही कंसिडर किया जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़ों में ये दर्शाया नहीं जाता, बट मैं टाइप्स की बात कर रहा हूँ तो इकॉनमी में ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट डेफिनेशंस एग्जिस्ट करती हैं, वॉलंटरली अनएम्प्लॉयड है। दूसरा आता है जी कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट। कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट कौन है? वो वर्कर्स जो डे टू डे बेसिस पे एम्प्लॉयड हैं, जनरली इन द कंस्ट्रक्शन, केटरिंग और एग्रीकल्चर जैसे बिजनेसेस हैं। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पे जो लोग काम करते हैं, कभी भी जो टर्मिनेट हो सकता है, इनको बोलेंगे दे आर द कैजुअली एम्प्लॉयड और कैजुअली अनएम्प्लॉयड। इसके बाद फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ टेम्परेरी फिनोमेना। टेम्परेरी क्यों है? कि आप अपने काम चेंज कर रहे हो वाइल स्विचिंग जॉब्स, जो वो काम के बाहर के दिन रहते हैं, दिस इज कंसिडर्ड द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्यों होती है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ इम्परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर। इम्परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर क्या है? देखिए, तीन एस्पेक्ट्स हैं। पहले वाला, आपने जॉब स्विच करनी है। दूसरे वाला, आपकी जहाँ पे आप काम कर रहे थे स्ट्राइक होगी। तीसरा है कोई लॉकआउट्स हो गए, ट्रेड यूनियंस जो है वो काम नहीं कर रही, काम बंद है, आपकी इनकम आनी बंद हो चुकी है। तो उस सेंस में, ये तीनों सेंसेस में जो है, इसको हम लोग फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट किस वजह से हो रहा है? बिकॉज लेबर की जो मोबिलिटी है वो ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही है, या उनकी जो लेबर पॉलिसीज़ हैं वो ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही हैं। तो ये एक लाइन आप याद रख सकते हैं। कई बार इस तरीके के प्री में क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। तो इट्स द इम्परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर। इसके बाद आता है जी क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म फीचर। लॉन्ग टर्म फीचर इज़ कि हमारे देश में जो लोग हैं, हमारे पास कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग वगैरह या जो भी यूनिट्स हैं जहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जा सकती है, वो यूनिट्स ही बहुत कम लग रही हैं, लोग उनमें पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, रियल एसेट्स नहीं क्रिएट हो रहे हैं, तो वहाँ पे दिक्कत आ रही है। और दूसरा भी कि हमारे देश में पॉपुलेशन का ग्रोथ ज़्यादा है, तो बहुत सारे लोग जो काम करने के लिए रेडी हैं, लेकिन उनको कंज्यूम करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स है वो कम है। और तीसरा कि उन लोगों के पास गरीबी ही इतनी है, अच्छा एजुकेशन नहीं था, तो जो स्किल सेट है वो स्किल सेट रिक्वायर्ड जो जॉब के लिए ठीक रही हैं, तो उस स्किल सेट ख़राब होने के कारण भी उनको जो नौकरी नहीं मिलती है। तो इस तरीके के रीजंस के कारण बहुत लंबा समय तक जो लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ अ इशू इन द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये हमने कैजुअल में भी पढ़ा, दे आर मोस्टली को रिलेटेड टर्म्स। एग्रीकल्चर हो गया, केटरिंग का ट्रेड है, हॉलीडे रिजॉर्ट्स में काम है, या एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, शुगर मिल्स, राइस मिल्स एट्सेट्रा, जिन पे सिर्फ सीजन्स में काम होता है। जब सीजन्स ऑफ होते हैं तो उनकी जो वर्क फोर्स है, दे सेट अनएम्प्लॉयड, वेट फॉर द नेक्स्ट सीजन। तो इस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। इंडियन एग्रीकल्चर में या आप बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें इस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट देख सकते हैं। देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये मैं आपको समझा भी देता हूँ, लेकिन रट्टा मारने वाले लोग एक चीज़ याद रख सकते हैं कि ज़ीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। देयर आर सम वर्कर्स जिनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो है, उसको बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आपको लग रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन आपके द्वारा किए गए काम से उस धंधे में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं हो रही है, तो आप डिसगाइज्डली एम्प्लॉयड हो, आप कहीं और भी काम कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, फार्मिंग इज़ अ बिज़नेस है ना। अगर हम फार्मर की बात करते हैं, फार्मिंग, आप एक एकड़ लैंड पे 3 लोग खेती कर रहे हैं, और 3 लोग खेती करके कुछ 10 टन अनाज या 10 कुछ क्विंटल अनाज वो प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर एग्जांपल। अगर वहाँ पे कोई चौथा बंदा, यानी कि उनका कोई चौथा बेटा अगर वहीं पे आके काम करना शुरू करता है 3+1, तो मार्जिनली इसकी आउटपुट कितनी इंक्रीज़ हो रही है, दैट विल बी अ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट फार्म।
अगर वो इंक्रीज़ नहीं हो रही है, वो 10 का 10 टन ही प्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि उनकी ऑप्टिमम वैल्यू ही उतना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं वो लोग, तो उस सेंस में जो चौथे वाला बंदा है वो देखने में एम्प्लॉयड है लेकिन उसका कोई आउटपुट नहीं है, तो ही इज़ डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड। लग रहा है कि वो काम कर रहा है लेकिन उसके काम का कोई वैल्यू वहाँ पे जनरेट नहीं हो रहा, कोई भी फालतू का प्रोडक्शन वहाँ पे नहीं कर पा रहा। तो इस तरीके की जो अनएम्प्लॉयमेंट का फीचर है ये हमें हमारे रूरल सेक्टर में, एग्रीकल्चर इकॉनमीज़ में अक्सर दिखता है। जो आपको PDF अपलोड करूँगा उसमें मैंने यही वाला एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर डाला है। एग्रीकल्चर में अक्सर मिल जाते हैं। एग्रीकल्चर में 4 लोगों का काम करने की स्कोप है कि 4 लोग अच्छे से प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं, उसके बाद भी अगर कोई लोग वहाँ, उनके घर की फैमिली के लोग वहीं पे काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बाहर कहीं काम नहीं मिल रहा, तो दे आर डिस्गाइज्डली एम्प्लॉयड। इसके बाद स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है जी? जब इकॉनमी के इकोनॉमिक प्रोडक्शन प्रोसेसेस में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं तो उसके द्वारा बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाती हैं, उनको हम लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयड या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्या स्ट्रक्चरल चेंज आता है जी प्रोडक्शन प्रोसेस में? स्ट्रक्चरल चेंज ये आ सकता है कि हम लोग ऑटोमेशन पे जा रहे हैं, कन्वेयर बेल्ट्स आ चुके हैं। पैकिंग के लिए पहले मैनुअल पैकिंग करा जाता था, आजकल उसको रोबोट पैक कर रहा है, तो आपके स्किल्स की आवश्यकता नहीं है, वो काम तो रोबोट करके दे रहा है। हालांकि वो रोबोट बनाने वाली कंपनी अपने लोगों को हायर कर रही है, लेकिन यहाँ पे ए सेट ऑफ वर्कर्स होंगे जो सिर्फ यही काम कर रहे हैं, दे विल रेंडर अनएम्प्लॉयड। इसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे लोग जो है वो डिसइन्वेस्ट करके चले जाते हैं या प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल हैंडलूम्स, जो इंडियन हैंडलूम्स है ना, जब ब्रिटिश आए तो उनकी डिमांड जो है बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से कम कर दी गई, प्राइस एंड बाकी सारे इश्यूज़। तो वो एक बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज आता है जिससे मैन पावर रिडक्शन हो जाती है या बहुत सारे सेट ऑफ वर्कर्स जो हैं दे रेंडर अनएम्प्लॉयड, तो उसको हम लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब लास्ट टॉपिक दैट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, अगर आप कैपिटलिस्टिक बेस्ड इकोनॉमीज़ की बात करेंगे या जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे देयर आर ट्रेड साइकिल्स। ये मैंने आपको इन्फ्लेशन में पढ़ाया था। स्पेशली देयर वर रिसेशनरी साइकिल्स, देयर वर डिप्रेशनरी साइकिल्स, देयर वर बूम एंड बस्ट साइकिल्स। देखो, जब अच्छे दिन आते हैं, इंडस्ट्री बूम करती है तो वो बहुत सारे लोगों को हार करती है। देन वो बस्ट साइकिल आता है, रिसेशन या डिप्रेशनरी सिनेरियोज किसी इंडस्ट्री में बनते हैं, तो उस टाइम वो कॉस्ट कटिंग के नाम पे बहुत सारे लोगों की नौकरियां निकल जाती हैं। तो इस डिप्रेशनरी या रिसेशनरी फेज में जितने लोगों को ले ऑफ करा जाता है, उन लोगों के अनएम्प्लॉयमेंट को साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। जैसे ये इंडस्ट्री रिसेशन या डिप्रेशन के स्टेज से बाहर आएगी, दोबारा इनकी हायरिंग्स होंगी और उन लोगों को या उस तरीके के लोगों को और नौकरियां क्रिएट हो जाएंगी। तो ये टेम्परेरीली जो डिमांड फॉल करती है या किसी डिसइन्वेस्टमेंट आता है, प्रोडक्शन में डिक्लाइन होता है, उन सारे कारणवश जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो राइज कर जाती है और इस राइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। इस साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का जनरली जो सॉल्यूशन है वो क्या बोला गया है? अगर आप जेएम केन्स की बात को याद रखेंगे, मिक्स इकॉनमी कॉन्सेप्ट में उन्होंने यही बात करी थी कि जब रिसेशनरी सिनेरियोज, डिप्रेशनरी सिनेरियोज बनते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फॉल कर रहा है, उस वजह से मार्केट में डिमांड फॉल कर रही है, तो दिस इज़ अ टाइम जब गवर्नमेंट फिस्कल बूस्टर दे, फिस्कल शॉट्स दे, क्या कि सरकार अपनी जेब से पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करे उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए। इससे क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाएगी और इकोनॉमी जो है वो स्टेबल हो जाएगी। इस तरीके के सजेशंस वहाँ पे दिए गए थे। अब ये कुछ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट थे जो आपको पता होने चाहिए। एट लास्ट हम लोग एक पॉइंट की बात करेंगे, फिर हम लोग सेशन एंड करते हैं। तो वो टर्म है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन मैंने इन्फ्लेशन में आपको जानबूझ के स्किप करवाई थी, आप लोग बोल भी रहे थे कमेंट सेक्शन में। तो स्टैगफ्लेशन इज़ अ टर्म जो जनरली इकॉनमीज़ में जब स्लो डाउन आता है तो इस शब्द का इस्तेमाल करा जाता है, जैसे श्रीलंका के केस में या जगह जगह। तो स्टैगफ्लेशन इज़ अ को एग्जिस्टेंस ऑफ टू प्रॉब्लम्स। पहला क्या है जी? हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। हाई रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन कपल्ड विद द हाई रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसको कहा गया स्टैगफ्लेशन। और यही एक रीज़न है कि जब भी हम लोग गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स करने की बात करते हैं कि अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट फॉल कर रही है, सरकार खुद से इन्वेस्ट करे, तो उससे भी एक डर रहता है कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट कम होने की जगह इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा और स्टैगफ्लेशन की स्टेज हम लोग एंटर कर जाएंगे। तो मिल्टन फ्रिडमैन जैसे जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका रिकमेंडेशन ये रहा था उस टाइम कि हम लोग इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से करें कि सो दैट इन्फ्लेशन शुड बी द फाइनल इंडिकेटर, कि इन्फ्लेशन अनहेल्दी स्टेज में एंटर ना करे। जब इन्फ्लेशन अनहेल्दी हो जाएगा तो जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट कर लेना, देश की जो इकोनॉमिक हालात है वो ठीक नहीं होगी। ऐसा मिल्टन फ्रिडमैन का मानना था, जिसके 1970s ऑनवर्ड्स जो इकोनॉमिक आइडियाज़ है वो हमने काफ़ी हद तक सच माने।
तो आपने पेपर के लिए सिर्फ 2 बातें ये याद रखनी है कि अनएम्प्लॉयमेंट और हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन का जो को एग्जिस्टेंस है उसको स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। दैट्स इट, है ना। और इन्फ्लेशन की जो बेसिक्स हैं वो हमने पढ़ ली हैं, पॉवर्टी के जो बेसिक्स हैं वो भी पढ़ ली हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन है जो मुझे लगता है पेपर में आ सकती थी वो भी हमने पढ़ ली है। तो इनको रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए टेस्ट सीरीज से, एंड दैट्स इट। अगली क्लास में फिर मिलेंगे।